करते हैं हम। अगला टॉपिक था हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर का। वो सबसे मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं तो आपके लिए जानना जरूरी वो होगा, क्योंकि ये तो आप कहीं पे भी जाके जान सकते हैं कि कोचिंग सेंटर ये दे रहा है आपको, वो दे रहा है, लेकिन एग्जाम स्ट्रक्चर आपके लिए, अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हैं, अगला टॉपिक हमारा तीसरा क्या रहेगा, कोचिंग करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मांग क्या है, आपकी डिमांड क्या होगी, क्या आप इतना एफर्ट कर पा रहे हैं कि उस चीज़ को समझ पाए बिना कोचिंग सेंटर के, वो अलग बात करेंगे हम अभी। तो हमारा अगला क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न। देखिए बेसिकली क्या होता है, 3 चरण में एग्जाम होता है। ये प्री, मेंस, इंटरव्यू। जानते हैं आप सब लोग, ये बेसिकली मोटा मोटा ही होता है। प्री होता है, प्री के बाद मेंस, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में हम होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए आता है। अब बच्चों के मन में सबसे ये होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि सर प्री की अलग तैयारी करें या मेंस की अलग तैयारी करें, या फिर इंटरव्यू की जब तैयारी करें जब मेंस का रिजल्ट आ जाए। सबसे ज़्यादा भ्रम यही होता है बच्चों के मन में। अभी आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं आप। जब आपसे 1-2 साल बाद जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या फिर इस पढ़ाई के लिए सीरियस होंगे ना जब आप, तो आप समझ पाएंगे इस बात का रेलेवेंट जो मैं आज बता रहा हूँ। और बिल्कुल भी झूठी बात नहीं है ये, आप खुद समझ पाएंगे। आप से 1-2 साल बाद जब इसको दोबारा वीडियो देखेंगे ना, यूट्यूब पे पड़ी होगी, अब इसको दोबारा देखोगे तो आप समझ पाओगे कि सर क्या प्री की और मेंस की इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी होती है? कभी नहीं होती है अलग अलग तैयारी। तो क्या सर के पहले प्री की करें, उसके बाद मेंस की करें, फिर इंटरव्यू करें, कि मेंस का रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू करेंगे? नहीं, इसमें सबसे पहले की तैयारी करनी है इंटरव्यू की। अब ये नहीं कि हमने 1 महीने तैयारी करी, शुरू में इंटरव्यू की तैयारी करके छोड़ दिया। इंटरव्यू को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। हिंदी में साक्षात्कार मतलब कि जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट गया है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, उसके व्यक्तित्व देखता है वो जो बोर्ड होता है। पर्सनैलिटी मतलब कि एक अच्छी बात कर पाए वो। देखिए इंटरव्यू का मतलब होता है कि अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं तो अट्रैक्टिव बात करें। ऐसा नहीं कि बोरिंग हो यार 10-15 मिनट में जाओ तुम बाहर, हम तो बोर हो गए। एक ऐसा व्यक्ति बैठे इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि इंटरव्यू बोर्ड वाले भी सोचें कि 1 घंटा 2 घंटा ये बैठा रहे आराम से, इससे बात ही करते रहें। ऐसी स्किल लानी पड़ेगी हमें। बाहर से चपरासी भी कहेगा कि सर दूसरे एस्पिरेंट्स भी है, उनका भी लेना इंटरव्यू, ऐसा भी है। तो ऐसे इंटरव्यू बोर्ड सोचता है कि यार इससे बात होती रहे, मतलब कि इसका अगर पोस्टिंग हो जाए तो हमारे साथ ही हो जाए इसकी, ऐसा सोचें कि ऐसी बातें हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे क्या होगा, सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए हमें पहले दिन से ही। अगर हमने सोचा है कि 12th के बाद एग्ज़ाम 12th का रिजल्ट आएगा और अगले दिन ही हम तैयारी करेंगे, किसकी, सिविल सर्विस की तैयारी हमने शुरू कर देंगे, तो हमें इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दिन से शुरू कर देनी है। अब किस तरीके से करने देनी, वैसे तो मैं इंटरव्यू के बारे में अभी अलग से बताऊंगा सेमिनार के एंड में, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि देखिए इंटरव्यू को सबसे पहले क्या करना है हमें। जैसे कि अभी शुरुआत में अब तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से हम इंटरव्यू की तैयारी करें, बिल्कुल भी आप नहीं जानते होंगे। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करें क्या शुरुआत में, अगर इस तैयारी करेंगे तो आप सिविल सर्विस की, कोई भी मुद्दा लीजिए, आप डिस्कशन कीजिए, अपनी विचारों को ना व्यक्त कीजिए। विचार जितने व्यक्त होंगे आपकी जो अंदर की स्किल्स है वो उतने निखर के आएगी सामने। मान के चलिए आप 12th में कोई भी एक टॉपिक है, कॉमर्स साइड से, या फिर कॉमर्स साइड से तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो गया, या फिर आर्ट साइड से हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप अच्छे से बात कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे हम, अच्छे से डिस्कशन करना। तो हमें इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्या होगा, एक छोटा सा डिस्कशन की शुरुआत करनी पड़ेगी हमें। डिस्कशन इंटरव्यू की तैयारी का एक पहला चरण, कि आपको छोटे छोटे टॉपिक लें करंट से रिलेटेड, या आपके पास टॉपिक ख़त्म हो गए तो जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ऐसा रहेगा ना कि उस वक्त क्या है ना, हम थोड़ा हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, तो आता है कि मतलब उसका किसके साथ चल रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि ऐसे आते हैं ना मन में विचार। तो ऐसे अगर नहीं मुद्दा मिला तो टॉपिक मिला तो ठीक है, उसी बात पे चर्चा कर ली जाए, ठीक है। लेकिन हफ्ते में एक बार ठीक रहेगा, ये नहीं कि आप पूरा हफ्ते वही चर्चा और ख्यालों में खोए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना है, ठीक है। तो डिस्कशन करना है हमें छोटी छोटी बातों पे। करंट का हमने देख लिया, न्यूज़पेपर देख लिया हमने,
उसको अच्छे से पढ़ लिया। मान के चलिए हमें संडे को डिस्कशन करना है सब दोस्तों को, सिर्फ 4-5 दोस्तों का ही ग्रुप बनाना है, 20-25 लोगों का नहीं बनाना है, उसमें तो सिर्फ पॉलिटिक्स होगी फिर। तो हमें 4-5 लोगों का ही ग्रुप बनाना है एक, और उसमें मंडे को हमने डिसाइड कर दिया कि भाई ये टॉपिक रहेगा, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आइए और संडे को हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से इस पर। तो हमारा इंटरव्यू की तैयारी का पहला चरण हो गया कि हमें डिस्कशन धीरे धीरे कर देना है। ये हो गया हमारा इंटरव्यू की तैयारी का शुरुआत में कदम। अब देखिए होते हैं ना कि जो सिलेक्टेड जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बहुत से संस्थान उनका मॉक इंटरव्यू कराते हैं। अब उन्हें देखिए कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से खड़े होते हैं, उनका जवाब देने का तरीका क्या है। या ये नहीं कि जब मैंने सवाल पूछा कि अपना नाम बताइए कि सर मेरा नाम तो ये है, नहीं, उसका तरीका क्या है जवाब देने का, ऐसा बिल्कुल एकदम उससे क्या आपको देख के ना एक एहसास होगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, हमें इस तरीके से डेवलप करना है अपने आप को, हमें इससे ये फ़ायदा होगा। तो हमें दूसरा काम क्या करना है, मॉक इंटरव्यू। टॉपर्स के हमें देखिए कोई संस्थान कराती हैं, उन संस्थानों के देखिए आप अच्छे से, उनकी उससे क्या होगा ना, हम अपने आप को निखार पाएंगे, हमें पता लग पाएगा। देखिए हम डिस्कशन करेंगे, अब हमें ये नहीं पता है ना हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम मॉक इंटरव्यू देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें इस तरीके से बोलना है, सिस्टमेटिक तरीके से। ये नहीं कि हमें डिबेट तो करनी है, हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी गा रहा हूँ और आप अपनी गा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है एक दूसरे की। मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब कि आप मेरी भी सुने और अपनी भी सुनाएं, और मैं आपकी भी सुनूं और अपनी भी सुनाऊं, एक फैक्चुअल बात हो। तो क्या करना है हमें शुरुआत इंटरव्यू के लिए, डिस्कशन करना है, उसके बाद मॉक इंटरव्यू देखने हैं कि वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से वो जवाब देते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद इंटरव्यू की बात में से मैं करूँगा पूरी चर्चा किस तरीके से हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, मैं भी बात करूँगा। लेकिन अभी छोटा सा एक आइडिया, इंटरव्यू हो जाए कितने नंबर का आता है, 275 नंबर का आता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू से पहले क्या आता है, मेंस। देखिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो आप ये नहीं समझना कि इंटरव्यू पहले होता होगा, मेंस बाद में, प्री बाद में। तो इंटरव्यू बाद में होता है सबसे। मैंने बाद में लेके इस वजह चला क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी भी साथ की तैयारी करनी है। अगर हम मेंस लिखने का तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी हमें। तो उसके बाद आता है मेंस। अब देखिए मेंस में क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस भी था, एग्ज़ाम पैटर्न में आपको साथ साथ बता रहा हूँ, और अब मेंस में एग्ज़ाम पैटर्न प्लस सिलेबस क्या होता है। अब देखिए इसमें 4 पेपर होते हैं जीएस के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और 4th। अब जीएस पेपर 1 में कौन कौन से, एक तो होता है हिस्ट्री, ठीक है जी, इसका मेजर पार्ट होता है हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 में। हिस्ट्री के बाद आता है हमारा ज्योग्राफी, और तीसरा इसका सेगमेंट होता है सोशल, समाज। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि पेपर 2 में भी आएगा ये, तो मैं आपको बताऊंगा। अब जीएस पेपर 2 में सर क्या आना है, एक तो मेजर जो सेगमेंट होता है वो होता है पॉलिटी का। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब बातें पॉलिटी में आती हैं। फिर इसका दूसरा होता है आईआर। आईआर मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे मतलब भारत के संबंध कैसे हैं, मेरे पर्सनल नहीं, कभी आप मेरे समझने लगें, या टीम वेदांत के। तो हमारे भारत के पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, चीन के साथ संबंध कैसे हैं, अमेरिका के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और तीसरा इसका सेगमेंट होता है जो मैंने आपको बताया कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इस पूरा सिलेबस, इसका एनालिसिस हम अलग से वीडियो में, अलग सेमिनार में करेंगे, क्योंकि अपने आप में पूरा संसार है सब एनालाइज करने के लिए। अभी तो सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि सोशल जस्टिस इसमें आता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ें। जीएस पेपर 3 में आता है सर इकोनॉमी,
एक सेगमेंट होता है। दूसरा होता है इसका एनवायरनमेंट। तीसरा होता है इसका सेगमेंट सर साइंस एंड टेक। और चौथा सेगमेंट होता है इसका डिजास्टर मैनेजमेंट। और एक और सेगमेंट होता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी सारा सिलेबस आपके ब्रोशर में दिया गया है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। किसी भी बात की चिंता करने की, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ब्रोशर में सब कुछ है जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। कोई डिजास्टर आ जाए सर प्राकृतिक रूप से या फिर मानवीय रूप से कोई, तो उसको हैंडल किस तरीके से करना है। इंटरनल सिक्योरिटी, कल अभी छत्तीसगढ़ में हमारे 22 जवान शहीद हुए CRPF के। तो अलगाववाद जो हमला हुआ है, वो अलगाववादी हमला, आतंकवाद से भी ज़्यादा गंभीर मामला होता है अलगाववाद का, क्योंकि अलगाववाद का नेक्स्ट चरण होता है आतंकवाद। हम अलगाववाद को ख़त्म करेंगे तो आतंकवाद भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो अलग मैटर करता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया सर हमारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, नासा, या फिर नासा की बात तो नहीं, इसरो, लेकिन नासा प्री में पूछ लेता है कि नासा वगैरह के बारे में, या फिर उसने कोई लॉन्चिंग की होती है तो इसे आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद इकोनॉमी सब जानते ही हैं, और एनवायरनमेंट हमारा वातावरण क्या है। इससे इस वाले सेगमेंट से आजकल UPSC सवाल अच्छे से पूछने लगा है। अब देखिए पेपर 4 आएगा। पेपर 4 पूरा एथिक्स का होता है, एथिक्स का, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। एथिक्स मतलब कि आपको इसमें बता दिया जाएगा कि इसमें डिसीजन मेकिंग के सवाल ज़्यादा आते हैं, और आपके व्यक्तित्व की बात देखी जाती है कि इसमें आप किस तरीके से कितने हद तक सवाल सोल्व कर सकते हैं, कितने हद तक सोच सकते हैं। ये एथिक्स का पेपर होता है, पेपर 4। अब चारों पेपर जो होते हैं ये 250 नंबर के होते हैं, तो 250 इंटू 4। अब देखिए एक पेपर आता है इसका एस्से का, एस्से का हो गया। एस्से आप जानते हैं 12th में भी लिखते हुए आएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में। लेकिन इस UPSC के एस्से में और क्लास के यूनिवर्सिटी के एस्से में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फ़र्क होता है। तो एस्से इसमें लगभग 250 नंबर का एस्से ही होता है इसमें, ठीक है जी। कितने पेपर हो गए? 5 पेपर हो गए, ठीक है। अब 2 पेपर होते हैं इसके ऑप्शनल के, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। अब ऑप्शनल हम कुछ भी चुन सकते हैं उसमें, हाँ, किसी एक को चुनना होता है ऑप्शनल। जैसे कि जब हम शादी करते हैं तो किसी एक को धर्मपत्नी चुनना होता है, ठीक है। तो हमें सब कुछ सिर्फ एक को ऑप्शनल चुनना है, वो आपके ऊपर है कि आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। और दूसरी बात कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब कि अच्छे मार्किंग किस में हो पा रही है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश माध्यम के तो संसार है सब ऑप्शन लेने के लिए। आप सोशियोलॉजी लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, पॉलिटी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी लीजिए, इकोनॉमी लीजिए। लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए एक सीमित है। सीमित का मतलब UPSC की वजह से नहीं, सीमित का मतलब UPSC ने सीमित नहीं किया है उसको। हम हिंदी माध्यम वालों को कंटेंट मिलने में जो प्रॉब्लम होती है उसको, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए देखिए बेसिकली मेरे हिसाब से क्वेश्चन कितने होते हैं, सॉरी ऑप्शनल कितने होते हैं। एक तो लिटरेचर के हम देख सकते हैं, लिटरेचर या फिर हिंदी में लिखे हम इसको साहित्य, या तो हम हिंदी साहित्य लें या उर्दू साहित्य लें, संस्कृत साहित्य लें, कोई सा भी एक साहित्य ले सकते हैं हम। क्या है ना, इसमें अच्छी मार्किंग होती है। हमें ट्रेंड देखना है कि इसमें अच्छी मार्किंग दे देता है UPSC। अब हम इकोनॉमी लेंगे, इकोनॉमी में खुद ही सब जो शब्द हैं उसके इतने टेक्निकल शब्द हैं कि हम समझेंगे पहले तो, और फिर उसको एक्सप्लेन करना, लिखना बहुत टिपिकल हो जाता है। टिपिकल हो जाता, मान के चलिए मुद्रास्फीति इकोनॉमी का एक शब्द है, समझ पाते हैं आप मुद्रास्फीति? और इसकी जगह हम लिख दूं तो इन्फ्लेशन, समझ पाएंगे आप? तो है ना टिपिकल शब्द।
तो अर्थशास्त्र मतलब लेना कि नर्कशास्त्र, यूपीएससी में ऑप्शनल बेसिकली ये है। तो हमें जो ऑप्शनल को देखना है, मतलब ये देखना कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, और आपका इंटरेस्ट तो देखो बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में भी नहीं होगा, लेकिन पढ़नी पड़ेगी ना। अगर हम सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो क्या पता आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदी अब ट्रेंड हमें देखिए ये देखना है कि यूपीएससी में अच्छे से पेपर हो रहा है, और उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए, या फिर इसको हम कहें तो रुचि भी होनी चाहिए। अब देखो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, दोनों पेपर 250 नंबर के, 500 नंबर के टोटल हो गए। कितने पेपर हो गए अब? 4, 1 5 और 2 7 हो गए ना। एक नहीं है ये पेपर 2, एक सब्जेक्ट एक ही रहेगा। मान के चलिए आपने सोशियोलॉजी चुना, लेकिन इसके 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। अब क्लियर है? तो इसके 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर में गिना जाएगा ये। अब देखिए 2 पेपर और होते हैं, घबरा तो नहीं रही ना आपकी इतने सारे पेपर होते हैं, क्योंकि जो बच्चे पहली बार होते हैं ना, घबराना उसके मन में आता है कि इतने सारे पेपर। देखिए पेपर 9 है, सब्जेक्ट तो पता नहीं कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अलग इथिक्स का 13 सब्जेक्ट्स। अब देखिए 13 सब्जेक्ट का मतलब यूपीएससी ये नहीं कहते आपको हर एक में पीएचडी होना है, स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए उसे। एक सामान्य ज्ञान कि अगर मान के चले कि भूकंप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, आपको जानकारी हो। और अगर मान के चलिए भूकंप ज्योग्राफी में आ चुका है तो उसका समाधान डिजास्टर मैनेजमेंट में करना है, आपको इसका बात का सोल्यूशन चाहता है बस वो। अगर आप इन फ्यूचर आप जिला अधिकारी बनते हैं कभी, और ऐसे ज़िले में पोस्टिंग हो आपकी कि जहाँ पे भूकंप संभावना ज़्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमें लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना है, जान मान हालांकि कम हो, ये सब कम हो। तो आप यही चाहता है यूपीएससी आपसे कि आपको सामान्य ज्ञान हो। अगर मान के चले कि आप राजस्थान में हैं तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, ठीक है। और अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो आपके वहाँ को एनवायरनमेंट के बारे में पता हो, बस इतना चाहता है वो आपसे। स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, विशेषज्ञता उसे नहीं चाहिए। अब देखिए मान के चलते 7 पेपर हैं पूरा। अब इसके 2 पेपर और होते हैं, एक तो होता है इंग्लिश, ठीक है जी, और आपको दिख पा रहा है इंग्लिश होता है, और होता है एक 8वीं अनुसूची का या फिर शेड्यूल 8वीं अनुसूची के कोई 22 भाषाओं में से एक भाषा का कोई भी शब्द। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हिंदी लेंगे, आम बात है। उत्तर प्रदेश से है ना सब, कोई ऐसा दूसरे राज्य से तो नहीं है। चलिए, तो हम 8 शेड्यूल में जो सी 22 भाषाएं होंगी उसमें से एक भाषा का हम एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं अपना। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हिंदी चुनेंगे, लाजमी है हमारा चुनना, तो हम हिंदी चुनेंगे। हिंदी में क्या होगा ना, ऐसे आएगा आपका लिखने के लिए, आपको भाषा का ज्ञान है या नहीं है। आप ऐसे ही तो हिंदी माध्यम नहीं ना, हमारे साथ क्या होता है ना हिंदी माध्यम वालों के साथ, कि हम ना तो प्योर हिंदी बोलते हैं और ना इंग्लिश ही बोलते हैं। मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ, हिंदी भी आ गई इंग्लिश भी आ गई, भाई बोल देना मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं टहलने जा रहा हूँ, या फिर पूरा प्रॉपर इंग्लिश में बोलो। इसका मतलब क्या है ना, तो हिंदी जान पा रहे हैं। अभी एक क्या हुआ था, अभी सेमिनार कह रहा हूँ मैं, एक स्टूडेंट मिला मुझे, वो कहने लगा कि सर आपको देख के ना बड़ा सहानुभूति सी होती है सर। मैं दयनीय व्यक्ति हूँ कि मतलब मेरा हाथ में कुछ चोट वगैरह या फिर मुझे ऐसा दया आती है आप लोगों को मुझे देख के। ऐसा वो कहना चाह रहा था कि सर आपको देख के ना एक ऊर्जा से मिलती है हमें। मतलब कि अब देखिए शब्द का प्रयोग, वो शब्द का प्रयोग सही से नहीं कर पाया। देखिए उसे कहना चाहिए था आपको देख के सर मुझे एक ऊर्जा से मिलती है कि नया पढ़ने का मन करता है आपको देख के। और वो मेरे को कह रहा है कि सहानुभूति होती है। सहानुभूति मतलब कि मेरे को दया कर रहा है वो, ऐसा मतलब मैं क्यों दया कर रहा है भाई, मैं सही हूँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना है। तो आप हमें भाषा का ज्ञान, तो इसमें देखता है कि अगर हम हिंदी चुनते हैं तो हमें भाषा का ज्ञान है या नहीं है, हम अच्छे से बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा का अगर हम हिंदी चुनते हैं तो। फिर उसके बाद इंग्लिश का। अब इंग्लिश कंपलसरी क्यों है सर, हम तो हिंदी चुनते हैं। इंग्लिश इस वजह से कंपलसरी है सर, मान के चलिए आप IAS अधिकारी नहीं लगते, IFS लग जाते हैं, मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस। आपकी पोस्टिंग ओबियसली बाहर होनी है, कुछ समय बाद भारत में सेवा प्रदान करनी, लेकिन मैक्सिमम आपको भारत से बाहर भारत के लिए सेवा देनी है, तो आपको इंग्लिश तो आनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। या फिर बिल्कुल, अगर मान के चलिए
हम अपने भारत की बात करें, अपने भारत में सिर्फ एक भाषा तो बोली नहीं जाती, कई सारी भाषाओं का प्रसार है यहाँ तो अगर मान के चलिए हम ऐसे क्षेत्र में चले गए, साउथ में चले गए जहाँ पर हिंदी नहीं समझी जाती है, नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे तो इंग्लिश हमें बोलनी पड़ेगी ना। हमें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम बातों को समझ पाएँ और अपनी बातों को थोड़ा समझा पाएँ। उसमें भी ये नहीं चाहिए कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है, वो धीरे धीरे भाषाएँ समय के साथ आ जाएगी। जैसे आपको हिंदी आ गई, इंग्लिश भी आ जाएगी। भाषा का सबसे पहली बात, आपको बर्डन नहीं लेना है कि इंग्लिश से नहीं होगा हमें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो अच्छी बात है, हिंदी मीडियम में तो भी अच्छी बात है, भाषा है वो तो, बस हमें कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए कि यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है, हमें कंटेंट अच्छा मिल जाए बस। ठीक है जी, क्लियर है इतना फुट? तो हमारे कितने पेपर हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। घबराना नहीं है कि 9 पेपर हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए तो कुछ तो स्पेशल होगा ना, अपने आप को निखारने के लिए। देखिए, अब ये पेपर सारे होते हैं 250-250 नंबर के, इनके लिए 3 घंटे मिलते हैं। 250 नंबर का एक पेपर और 3 आवर्स मिलता है लिखने के लिए। लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको लगभग 6 घंटे लिखना होता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। अब ये 2 पेपर कैसे हैं सर, आप पूछेंगे? ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई क्यों करना है सर? यूपीएससी आप बस जानता है कि आपको भाषा का ज्ञान है या नहीं है, आप इंग्लिश समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, समझा पाते हैं तो ठीक है। क्वालिफाइंग करना है इनको बस। 300 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग करना है सिर्फ। 25% कहता है यूपीएससी, आप 25% लेंगे या फिर 33% सोचिए आप लाने की, तो 33% भी, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। कोई क्वेरी आपकी? क्वेरी हो तो लिख लीजिए, लिखिए बिल्कुल। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लिखें, आपका क्वेश्चन भी तो आपको भी जान पाएँ हम कि आप आए हैं, तो आप कुछ बातें लेके आए होंगे अपनी यहाँ पे, तो लिखिए ज़रूर। तो क्या है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर है और सिलेबस साथ में आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? कोई डाउट? चले फिर आगे। अब देखिए, मेंस में सबसे बड़ी बात जो होती है, हाँ इसको उतार दीजिए आप, ऐसा कोई इशू, पीछे रख दो आप, बैग को पीछे रख दो, या फिर कुछ ऐसी बहुमूल्य चीज़ है इसमें कि कोई, हाँ अगर नहीं ऐसी कोई बहुमूल्य चीज़ हो कि भाई इसको टंगाए रहना है? चलिए ठीक है। अब देखिए, इंटरव्यू की मैंने आपको बता दें कि किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाएगा। ठीक है, कि इंटरव्यू में हम किस तरीके से निखारें अपने आप को पहले दिन से, शुरुआत कैसे करें। अब देखिए, मेंस में भी कुछ होते हैं कीवर्ड्स, जिनको किए बिना मेरे हिसाब से यूपीएससी करना मुश्किल है। मतलब पंचवर्षीय योजना लेके आओगे आप कि 5-5 साल में निकाल पाओगे, इतने एज भी ख़त्म और अटेम्प्ट भी ख़त्म। तो कीवर्ड्स हैं कुछ, देखिए क्या कीवर्ड होते हैं मेंस को लिखने के। बेसिकली अगर जब हम मेंस लिखते हैं, या फिर शुरुआत कैसे करें, पहले दिन से या फिर कुछ दिनों बाद से, क्या होता है कि स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए। स्पीड का मतलब रेस नहीं लगानी है, राइटिंग स्पीड। मेंस हमें सारा पूरा सब्जेक्टिव लिखना है, लिखने वाला पेपर है, आपको पता है ना सबको, लिखने वाला पेपर होता है मेंस। और स्पीड कितनी होनी चाहिए, यूपीएससी डिमांड करता है कि 200 वर्ड लिखें हम, 200-250 वर्ड्स लिखें, और कितने समय में लिखी जाए। देखिए, एक अनुमान है कि लगभग 7 मिनट या फिर 7.5 मिनट में आपको, हाँ मतलब एक क्वेश्चन लिखना है, मतलब कि 200 वर्ड आने चाहिए आपके, 7 मिनट और 200 वर्ड्स। ऐसा माना जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, कि एक इसको अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर जिसने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो मेरे हिसाब से अच्छा लिखा उसने कंटेंट के साथ भी। अगला टॉपिक होगा हमारा कंटेंट। अगर कंटेंट के साथ अपने उसने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता है, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता है। वो अलग बात है कि आपका लक और 1-2 नंबर से रह जाना। लेकिन अगर हमने ये रणनीति पहले दिन से अपनाई, अब आप कहेंगे सर हमें तो 200 वर्ड 7 मिनट में लिख ही नहीं पाते हैं। सर एक दिन में तो कोई भी नहीं लिख पाएगा। शुरू कीजिए आप, शुरुआत में 5 मिनट लिखना, उसके बाद फिर 10 मिनट कर दीजिए, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा,
फिर 2 घंटा, उसके बाद आपको 3 घंटे तक ले जानी है अपनी एक्सेस, अपनी क्षमता 3 घंटे, क्योंकि मेंस पे तो 3 घंटे लिखना है ना आपको, वो भी 2 बार में। तो मतलब कि एक दिन में 6 पेपर लिखने हैं आपको, मतलब 6 घंटे लिखने, माफ़ कीजिएगा। तो आपको अपनी क्षमता 5 मिनट से 3 घंटे तक लानी है कि आप 3 घंटा लगातार लिख पा रहे हैं अच्छे कंटेंट के साथ। तो दूसरा हमारा रहेगा इसका कि कंटेंट। कंटेंट तो मैं हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा 7-8 मिनट में, ठीक है जी। अब कंटेंट हमें हिंदी माध्यम वालों के साथ बड़ी समस्या होती है, कंटेंट नहीं मिल पाता उन्हें, अच्छा कंटेंट की बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा ये अनुमान लगाया जाता है कि अब कंटेंट मिलना इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी संस्थाएं और हम भी, अपनी टीम वेदांत भी, इसको आसान कर रहे हैं कि जो भी इंग्लिश में अच्छा कंटेंट मिल पाता है उसको हम हिंदी में प्रोवाइड कर पाएँ, हिंदी में प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है जी। आइए ठीक है, तो कंटेंट आपको अच्छा दिया जाएगा यहाँ पे वेदांत टीम की तरफ से, कहीं से भी आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। चीज़ें समझ आनी चाहिए आपको, बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ऐसा ना हो कि हम भ्रम में रखा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी टीम भ्रम में रखेंगी, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप वेदांत के साथ जुड़े। हम सिर्फ आपको अवेयर कराना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ, कि ताकि आप अगर दूसरे यहाँ भी जाए तो आप ये सवाल कर सकें कि सर ऐसा है क्या। अवेयर कर रहे हैं बस हम आपको। तो हमारा क्या रहेगा सर, कंटेंट प्रोवाइड हम कर सकते हैं, तो कंटेंट की आपके साथ प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। आपको कंटेंट भी हिंदी माध्यम में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब 7 मिनट में 200 वर्ड लिखना अच्छे कंटेंट के साथ, तो सिलेक्शन से कौन रोकेगा? क्या यूपीएससी भेदभाव करेगा हिंदी माध्यम वालों के साथ कि नहीं सर हिंदी माध्यम वाले नहीं आने क्योंकि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और वर्डिंग भी अच्छा करें लेकिन इंग्लिश चाहिए हमें? तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। वो भी नहीं चाहते हैं ऐसा। वो भी चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र से बच्चा आए। वो तो ये भी चाहते हैं कि डोगरी बोलने वाला बच्चा भी आए, उड़िया बोलने वाला बच्चा भी आए। वो तो ये चाहेंगे, वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि हिंदी वाला ही बच्चा आए। तो सबसे पहले आपको कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी। अब देखिए शुरुआत में हम अगर हम मान के चलिए हमने आज से शुरुआत की तैयारी, शुरुआत आज से कर दी, फिर उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक्स पर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखिए उसको सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। लिखने के बाद उसको पढ़िए कि आपने कहीं एक लाइन दोबारा रिपीट तो नहीं कर दी, या फिर एक ही लाइन 2-2 बार रिपीट तो नहीं कर दी। क्या होता है ना कि गाय का ऐसे आता है, हम तो गाय का ही लिखते आए हैं यहाँ, तो भाई गाय के पैसे लिख दो, ठीक है जी। पहली लाइन गाय के 4 सींग, गाय के 2 आँखें, 2 सींग, 4 पैर, ठीक है चलिए 4 पैर हो गए, 2 सींग हो गए, 2 आँखें हो गई, गाय हमारी माता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अब क्या कितनी बार रिपीट हो रहा है गाय? मतलब जितने बार हम लाइन लिखेंगे उतनी बार गाय रिपीट होता जा रहा है। तो यूपीएससी डिमांड नहीं करता है कि उसको रिपीटेशन चाहिए, कुछ उसको चाहिए कि हर एक लाइन में कुछ नई बात हो। बिल्कुल एकदम कि हम मान के चलिए कि वो पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था पर, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना काल के प्रभाव क्या पड़े। वो ये नहीं चाह रहा है कि आपको सर कोरोना से पहले ये था। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सिर्फ कि सर ठीक है हम कोरोना से पहले ये थे और कोरोना के बारे में प्रभाव पड़े हैं। अगर हम और अच्छे से लिखें कि सर हम समाज स्तर पर ये प्रभाव पड़े, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ये प्रभाव पड़े, हमारे राजनीति पर ये प्रभाव पड़ा, हमारे बच्चों की जो शिक्षा मिल रही है वो उस पर ये प्रभाव पड़ा आज जी। बिल्कुल पॉइंट्स में, और उसके बाद उसको सब पॉइंट्स में और बढ़ा कर लिख दो तो खुश होगा वो यूपीएससी एग्जामिनर। चेक करने वाला भी सोचेगा कि हाँ भाई उसने कुछ बंदे ने अलग अलग आयाम छुए हैं इस टॉपिक के, कि कोरोना काल में सिर्फ एक ही मुद्दे पर प्रभाव नहीं पड़ा कि लोग बीमार हुए ज़्यादा, लोगों का कारोबार भी तो गया है, लोग भूखे भी तो सोए हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं मिल पाया है, कोरोना की वजह से हॉस्पिटल बंद। अब देखिए मान के चलिए जिसकी आंखों का किसी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था वो तो टल गया ना, अब वो इतने दिन बेचारा बिना देखे रहेगा, तो प्रभाव पड़ा ना, सब बंद कर दिया था। तो अगर हम आयाम देखें सारी बातों का तो यूपीएससी ये डिमांड करता है। देखिए वो नहीं चाहता कि कॉपी भर के आए यूनिवर्सिटी की तरह,
आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, जब यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपने देखा वहाँ पे कॉपी भरना मांगता है बस। ठीक है, कॉपी भर दिया आप, अगले साल प्रमोट। यूपीएससी नहीं करना चाहता, एक लिमिटेड वर्ड दे दिया आपने उसको, अच्छा कंटेंट दे दीजिए, दे जाइए अपनी सीट अपनी सिलेक्शन की। बिल्कुल, तो इस पे ना शुरुआत से वर्क करना पड़ता है, एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाली प्रक्रिया नहीं है बिल्कुल भी ये। आप अभी मैच्योर होने की एक कगार पे हैं, मतलब कि अगला जो स्टेप होगा ना आपको मैच्योरिटी लाएगा आपका। फर्स्ट ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। तो अच्छी बात है कि आप शुरुआत कर रहे हैं अब से। आप अब ये मत सोचिए कि जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो डिमोटिवेट हो जाएं कि सर हम तो क्या करें, अब डिमोटिवेट नहीं होना है, जब जागो जब ही सवेरा। तो ठीक है सर, हमें अच्छी स्पीड लानी पड़ेगी अपनी। मेंस के लिए आपको बता दिया मैंने कीवर्ड, इंटरव्यू के लिए बता दिया मैंने आपको कीवर्ड। ठीक है जी, कंटेंट प्लस स्पीड। शुरुआत में 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की लिखिए ज़रूर, लेकिन डेली जितने लिखने की कला होगी ना। एक टॉपर रहे हैं, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा उनका क्योंकि क्या पता बुरा मान जाए। वो कहते हैं कि सर जब मेंस लिख रहा था मैं, तो मैंने एक दिन में 3-3 पेपर लिखे हैं मेंस के। नाम जानते होंगे आप जो भी, तो 3-3 पेपर लिखे हैं मैंने मेंस के। मतलब कि 9 घंटे तक उन्होंने लगातार लिखा है। कह रहे थे कि सर उंगलियां दरारें पड़ जाती थी उंगलियों में, ऐसा होता था कि मतलब उंगलियां अब काम ही नहीं करती थी। और हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखते हैं, 3 घंटे लिखना होता है, इतनी बार तो हाथ झटकते हैं उसमें, सर दर्द हो गया हमारी कोने में, लिखते लिखते परेशान। तो ऐसा नहीं होता उसमें अलग ही डिमांड होती है। तो आप समझ जाइए बिल्कुल एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम पैटर्न। जो लेट आए वीडियो देख लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यूट्यूब पे अपलोड होगी, आराम से देखिएगा। और उसके बाद एक पेपर रह गया हमारा ऑप्शनल एस्से का। ऑप्शनल में भी यही का काम करेगा, ठीक है जी, ऑप्शनल में भी यही काम करेगा, सेम स्ट्रेटेजी ऑप्शनल पे काम करेगी, क्योंकि ऑप्शनल भी तो 250 नंबर का है ना, उतने ही क्वेश्चन उसमें आने हैं। अब बात करते हैं एस्से की। सर एस्से तो सर 2 ही आते हैं, 125 नंबर के, उनको कैसे लिखें? देखिए शुरुआत में क्या करना है हमें, मेंस की राइटिंग के लिए सिंपल सा फंडा, आप कोई भी करंट कंटेंट पढ़िए या फिर न्यूज़पेपर से क्लिपिंग पढ़िए। अगर मान के चलते हैं आप 1000 से 1200 शब्द पढ़ते हैं, उसमें आपने रीड किए, आपने 1000 से 1200 शब्द रीड किए, तो क्या आप उसको 200 से 250 शब्दों में कवर कर पा रहे हैं? मेंस में तो यही चाहिए ना उनको, उसको ऐसा नहीं चाहिए, उसको 1000-1200 शब्द नहीं चाहिए, उसने तो कह दिया कि आप 200 शब्दों में लिखना है सर आपको। अब हम 200 शब्दों में जब ही लिख पाएंगे जब हमारे पास काफ़ी सारा ज्ञान होगा, मतलब एक डीप नॉलेज होगी, तब काम कर पाएंगे हम। समझ आया आपको कि हम 1000 से 1200 शब्द पढ़ें, रीड करें, अच्छे से समझें और उसको 200 से 250 शब्दों में कवर कर दें उसको, ताकि सामने वाला समझ जाए कि हाँ ये सार है इस बात का, इसका एक कंक्लूजन हो गया ये। समझे आप? आंसर राइटिंग स्किल्स किस तरीके से सुधारनी है हमें शुरुआत से ही, तो आप समझ पा रहे हैं कितना रेलेवेंट है ये। अब देखिए दूसरी बात, हम एस्से अगर 200 शब्द पढ़कर हम 1000 से 1200 शब्द लिख पा रहे हैं, तो समझिए हम एस्से के लिए हैं, एस्से अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। बशर्ते कि हम रिपीट ना कर रहे हो कोई शब्द नहीं, मतलब कि लाइन। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि मतलब वही वाला गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग इस बार और 4 टांगे, ऐसा ना हो, रिपीट ना हो। तो हम एस्से के लिए प्रिपेयर होते हैं। एस्से भी देखिए 250 नंबर का है और मेंस भी 250 का है, तो रिक्वायरमेंट उसकी सेम है कि वो उसको अच्छा कंटेंट चाहिए। आप शुरुआत में एस्से की तैयारी किस तरीके से कीजिएगा, करने का एक छोटा सा फंडा है आपका। मेंस का मैंने बता दिया आपको, एस्से का क्या रहेगा। देखिए शुरुआत में छोटे छोटे टॉपिक्स ले लीजिए, आप उसको आप देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं, उसको कितनी हद तक रिपीट कर रहे हैं लाइन को, नहीं कर रहे हैं। अब अगर शुरुआत में रिपीट भी हो रही तो आपको उसको लिखते चले जाइए, आप उसको फिर दोबारा पढ़िए, आप कि रिपीट जो है उसको लाइनों काटिए, उसके बाद एनालाइज करिए आपने कितने शब्द लिखे। 500 लिख पाए आप तो 100 ही लिख पाए, एनालाइज करिए आप उस अपने खुद को। धीरे धीरे स्किल आती है, एक दिन में नहीं आती। देखिए अगर आप सोचेंगे कि हम एक दिन में स्किल ले आएंगे ये वाली, तो एक दिन में नहीं आने वाली है। आपको शुरुआत से ही, जिस दिन पहला कदम आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम
इस रण में रखेंगे उस दिन से ही आपको ये सब बातें करनी पड़ेंगी। और यूपीएससी के सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, हम यूट्यूब पे हमारी वीडियो हैं, आप उसको देखिए, समझिए आप उसको। देखिए सबसे सिंपल बात बताएं, सच्ची है पर कड़वी है लेकिन सच्ची है, ऐसा कुछ होता ना कि हो कड़वा है सच। हम सुनते सबकी हैं लेकिन करना भी चाहते हैं उसको, हम करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारी लगभग 12 साल हमारे स्कूलिंग के, 3 साल ग्रेजुएशन के एक ही प्रक्रिया निभाते आए हैं हम तो सर, सिर्फ कॉपी भरना, उसको 1-1.5 साल में कैसे सुधारा जाए, और वो बिना प्रैक्टिस के। तो देखिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कीवर्ड है आपका प्रैक्टिस, आपको शुरुआत से ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है आपका? कोई डाउट हो तो आप लिखते रहिए साथ साथ में, मुझे लगा कोई सी बात डाउट नहीं है कोई, सब क्यों डाउट, क्वेश्चन कैसे भी हो, डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो। देखिए पढ़ाई में जो समस्याएं आती हैं सबके सामने होती हैं वो, तो आप लिख सकते हैं उन क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप लिखिए, आपके पास क्वेश्चन स्लिप दी गई है। ऐसे समझ आ गया आपको? अगर हम 200 शब्दों को पढ़कर 1000 शब्द दे पा रहे हैं लिखने में, बिना रिपीट किए, बिना उसको बेकार कंटेंट दिए बिना, तो हम मान के चलिए मैथ्स के करीब हैं। ठीक है जी, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्लियर, सिलेबस आपका क्लियर, नहीं डाउट तो आप राइट कर सकते हो, उसको लिख सकते हैं। चलिए फिर अब हम बात करते हैं जो हमारी सबसे पहली प्रक्रिया है। कौन सा चरण है पहला? प्रीलिम्स का। जो पीटी एग्जामिनेशन होता है 30 जून को होने वाला है, 27 जून को जी। तो हमारी वो प्रक्रिया क्या रहेगी सर? देखिए उसमें क्या होता है, इसमें प्रक्रिया मेन होती है हमारी प्री की। प्री में भागदौड़ सबसे ज़्यादा होती है, प्री में भागदौड़ सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए प्री का स्ट्रक्चर क्या है, 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। अब आप कहेंगे सर जीएस पेपर 1 तो जीएस पेपर 2 तो मेंस में भी था, इनमें फ़र्क है। जीएस पेपर 1 टोटल पूरा वो पेपर है जो हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 मेंस में था, जो वो पूरा एक प्री में आ जाता है जीएस पेपर 1। इसमें क्या आता है सर? हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आजकल मेजर पार्ट हो रहा है सर करंट अफेयर का, और एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट। तो जीएस पेपर 1 ये होता है। कितने नंबर का होता है सर? 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, या फिर उसको 0.33 भी कह सकते हैं। 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है जी, जीएस पेपर 1 क्लियर है? क्लियर है? अब तो मेंस दीजिए फिर जाके। ठीक है, तो जीएस पेपर हमारा हो गया। अब जीएस पेपर 2 सर ये होता सीसेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आता है आपका 10th लेवल का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह, डिसीजन मेकिंग के कोई अनसीन पैसेज आते हैं। तो ये है हमारे सीसेट का, ये सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 200 नंबर का होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और एक खास बात है इस पेपर में, वो खास बात ये है कि इसको 33% के साथ सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सीसेट फिर अगर क्वालिफाई करना तो सर आपने यूपीएससी ने रखा क्यों? देखिए थोड़ी बहुत तो मैथ्स आनी चाहिए ना, कैलकुलेशन तो। अब मान के चलते हैं आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छी थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा रीजनिंग हम लगा सकें, थोड़ा दिमाग लगा सकें, तर्क लगा सकें, तर्क वितर्क कर सकें हम। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मैंने आपको बताई थी कंपलसरी पेपर में। तो सीसेट का ये बेसिकली मतलब होता है उसका।
कि बच्चे को जान पाता है कि वो सिर्फ इसी में महारत हासिल कर रहा है, फिर ये भी जानता है जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे भाई 10 तक तो पढ़ा ही है ना सब ने, वो 10 तक ही पूछ रहा है, वो अलग बात है, उसको पूछने का तरीका अलग है घुमा फिरा के। अब देखिए इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो इसके साथ इसके नंबर की मेरिट नहीं लगेगी, क्वालिफाई करना है तो इस पे मेरिट लगती है 200 नंबर में से। अब मेरिट कितनी जाती है, किस तरीके से जाती है, वो अलग से विस्तार वाली बात है कि कितनी मेरिट जाती है हर बार, कितनी नहीं। वैसे जर्नल की अगर मान के चलें तो लगभग 100 के आसपास जाती है, 98 हो गया, 98 पे मेरिट लगती है जर्नल वालों की, ठीक है। वो फिर उसके बाद सब कैटेगरी के हिसाब से बढ़ जाती हैं, अपने हिसाब से हो जाती है, ओबीसी का, SC ST, फिजिकल डिसेबल्ड 1 2 3 जितना भी है उस हिसाब से वो कम होती चली जाती है, ठीक है जी। प्री के स्ट्रक्चर्स आपको समझ आ गया। अब आप क्या अनुमान लगा पाएंगे कि मेंस की और इंटरव्यू की और प्री की अलग अलग तैयारी होनी चाहिए? आप ऐसा अनुमान लगा पाएंगे? देखिए सब्जेक्ट सारे वही आ रहे हैं इसमें भी जो उसमें थे, बस इसको छोड़ दीजिए अलग। और क्या आ रहा है अलग उसमें मेंस में? एथिक्स का बाद में कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आ रहा है अलग? एथिक्स का आ रहा है और ऐसे आ रहा है अलग से, ऑप्शनल हो गया। तो पेपर तो सारे वही हैं। अब देखिए इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो कि सर मेंस में हमें लिखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पता है ना ऑब्जेक्टिव आता है, ये टिक मार्क वाले होते हैं कि जौन सा आंसर सही है उसको आप टिक कर दीजिए बस। इसमें ड्यूरेशन जो मिलता है 2 घंटे मिलता है आपको, एक दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, ठीक है जी। और GS पेपर 1 के हिसाब से मेरिट लगती है बस। क्लियर है आपके मन में प्री का? कोई डाउट आपके मन में प्री के लिए? देखिए प्री की स्ट्रैटेजी क्या हो सर? देखिए प्री की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक होती है, जितने हम अनसोल्ड पेपर देखें शुरुआत में ना हमें क्या करना है कि अनसोल्ड पेपर्स देखने हैं। जब हम पहले दिन से शुरुआत करेंगे तो क्या क्या करेंगे? इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सिलेबस ही बताऊंगा मैं आपको। इंटरव्यू के लिए मैंने क्या बताया आपको कि डिस्कशन कीजिए। अब डिस्कशन कब करेंगे आप? जब आप पढ़ रहे होंगे। अब पढ़ेंगे कब? जब मेंस में थोड़ी बहुत लिखेंगे भी हम। अब मेंस का लिखेंगे कब सर? जब हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज भी होगी थोड़ी बहुत। फैक्चुअल नॉलेज क्या से आएगी? किताबों से आएगी, NCERT से आएगी। NCERT की प्रासंगिकता अभी हम अगला टॉपिक हम डिस्क्लोज करेंगे आपके सामने, पूरा डिस्कशन। हमारा जो सेमिनार का जो मोटिव है वो ये कि हम पूर्ण परीक्षा विश्लेषण है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, NCERT की प्रासंगिकता और इंटरव्यू जो व्यक्तित्व विकास है वो कितने हद तक मायने रखता है UPSC के लिए, ठीक है जी। इतना प्री का आपको क्लियर है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या होगी प्री में? देखिए प्री में सिर्फ टिक मार्क मांगता है वो कि एक आंसर दीजिए और वही सही होगा, वो सबके लिए सही है। मेंस के आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत अलग अलग होती है लिखने की, लेकिन प्री का सिर्फ एक ही आंसर होता है सबका। देखिए प्री का जो होता है शुरुआत में हम अनसोल्ड पेपर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है, वो प्री के लिए भी आपको वही करना है, मेंस के लिए भी वही करना है। लेकिन प्री में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमें छांटने की प्रक्रिया को देखना पड़ता है कि हमें इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। प्री में ऑब्जेक्टिव आना है तो आपको देखना पड़ेगा कि अनसोल्ड से कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा है UPSC। आपको एनालिटिकल पावर अपने अंदर लानी पड़ेगी। और देखिए जितनी बात मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो आपको लानी ही पड़ेगी, तब जाके ही सिविल सर्विस निकलता है, तब जाके ही हमें सिलेक्शन मिलता है, ठीक है जी। प्री का आप क्लियर है? तो इसमें हमें एनालिसिस हो गया है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए इंटरव्यू के लिए कुछ बातें लिख लीजिए आप। अंत में बस इंटरव्यू का हमारा रहेगा जो आपको समझ होगा। ऑप्शनल में मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू के लिए देखिए कुछ बातें हमें करनी पड़ेगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ज़्यादा लंबा सेशन तो नहीं हो रहा ना? आपको बोरिंग फील हो रहा हो कुछ? बैठने की क्षमता तो लानी पड़ेगी आपको। 3 घंटे मेंस में लिखना बैठना है आपको, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तरह नहीं एक बार ऐसा करवट कर लिया, एक बार इधर, इतना समय नहीं मिलता है वहाँ, तो हाथ झटकने तक का समय नहीं मिलेगा आप। और वो अलग बात है बच्चे के पास लिखने को कुछ है नहीं तो क्या लिखे, हो तो सोएगा ही बार जाके तो अगर आपको बैठने की, चलिए तो अपने थोड़ी बहुत हम इंटरव्यू की ट्रिक्स ले लेते हैं थोड़ी। जो हमारा लास्ट टॉपिक है व्यक्तित्व विकास के लिए क्या होना चाहिए, प्रासंगिकता क्या है। UPSC
एक पर्सनालिटी को चाहती है वहाँ पर। पर्सनालिटी मतलब कि वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ दिखावा करता हो, वो व्यक्ति जिसके विचार इनोवेटिव हो, नवीन, उनके विचारों में ना एक नवीकरणीय ऊर्जा हो कि यार बंदा अलग है। मैंने जैसा शुरुआत में आपको बताया कि जैसे यूपीएससी बोर्ड भी इससे बात करना चाहे कि लगे कि हाँ यार इससे बात करने का अलग ही आनंद आ रहा है, और ऐसा व्यक्ति ना बनो कि उसकी बात से बोरिंग होने फील हो जाए। कुछ हो गया आपके भी नज़दीक और नियर एंड डियर कि किसी का फ़ोन आता तो उतावलापन हो जाता है। शुरुआत में क्या होता है ना कि मतलब हम एक एज के बाद किसी का फ़ोन आता तो उतावलापन आ जाता है कि यार कब बात करने को मिले उससे, ऐसा होता है। तो ऐसा ही यूपीएससी में भी होता है कि वो बात करना चाहता है आपसे, बशर्ते कि आप इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो। तो क्या है पहला हमारा इंटरव्यू के लिए कि अच्छा बोलें और ठीक से बोलें। अगर आप अपनी बात भी रख रहे हैं तो ठीक से और अच्छे से बोलें। ऐसा ना हो कि ऊबड़ खाबड़ एक अवैज्ञानिक रूप से, मतलब कि सिस्टमेटिक रूप से बात रखें हम अपनी। अच्छा बोलें ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो, इम्प्रेस ना हो, अट्रैक्ट हो। इम्प्रेस तो आप कर लेंगे आप किसी को भी, तो आपको अट्रैक्ट करना है दूसरे को। तो अच्छा बोलें और ठीक से बोलें, और इसके साथ साथ में एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। कॉन्फिडेंस हो, अपनी बात में एक जान हो, हाँ भाई मैं ठीक से बोल रहा हूँ एकदम ठोक बजा के। ऐसा ना हो कि यार मैं खुद तो डिमोटिवेट और कॉन्फिडेंस का मारा हूँ और सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो सामने वाले को लगे ना कि भाई यार खुद भी है और बंदा और मज़ा भी आ रहा है बात सुनने में। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा हमें। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, भाषा का ज्ञान। अगर हम हिंदी माध्यम से हैं तो हमें भाषा का ज्ञान भी हो, अच्छी भाषा हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि सहानुभूति और ऊर्जा को शब्द में डिफरेंस है। सहानुभूति थोड़ी ना होगी मुझे देख के, सहानुभूति तो उसे किसी वैसे व्यक्ति को, दैन्य व्यक्ति को होगी देख के। ऊर्जा मिलनी, ऐसे मतलब भाषा का ज्ञान हो हमें, अच्छे से भाषा का। हमें हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, दोनों भाषा का कोई सा भी एक भाषा ज्ञान हो, तो हमें अच्छी भाषा का ज्ञान हो। फिर उसके बाद आता है ना कि हम शुरुआत कैसे करें सर। छोटी छोटी डिस्कशन कीजिए आप, और अगर हम अगले चरण पे बात करें, अगला चरण हमारा क्या होगा कि ये सब बातें ठीक है सर, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, लेकिन हम कुछ व्यक्तित्व जो तत्व होते हैं, जो अपने अंदर खूबियाँ होती हैं, उसको कैसे सीखें, उसको किस तरीके से करें सर। अच्छे बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें। शुरुआत से मतलब कि एक दिन में नहीं होने वाली प्रक्रिया, मैंने आपको कई बार बोल दिया वाला शब्द कि एक दिन में सब कोई सी भी प्रक्रिया इनमें से एक दिन में नहीं होने वाली है। धीरे धीरे समय लगता है, अपने आप को ढालना है उसमें। अब देखिए कुछ तत्व हैं कि जैसे हम कुछ बातें ना अपने परिवार से सीखते हैं। जैसे कि अगर परिवार में किसी के यहाँ सच बोला जाता है तो सिर्फ वो बच्चा सच ही बोलेगा, और किसी के यहाँ झूठ बोला जाता है तो वो झूठ बोलना शुरू, उसके अंदर प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी, उसकी कोई गलती नहीं होगी, तो उसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी। उसके बाद तो हम क्या सीखते हैं, कुछ बातें अपने परिवार से। तो हम इसको डाल लेंगे टॉपिक, किससे, परिवार से और समाज से। समाज से सीखते हैं कुछ बातें। समाज से कैसे सीखते हैं सर, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या फिर किसी ऐसे समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है, किसके द्वारा, समाज के द्वारा, तो हम भी बाय नेचुरल वो करने लगेंगे। अगर मैं किसी ऐसे जाति से संबंध रखता हूँ जिसका समाज ने बहिष्कार किया हो शुरुआत से, या फिर आप लोग बहिष्कार करते हैं मेरा, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी बहिष्कार ही करेगी मेरा। तो क्या होगा, समाज का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। परिवार का पड़ा, समाज का पड़ा, ठीक है जी। अब ये बातें होती हैं कि हम समाज और परिवार से तो एक समय के लिए रहते हैं हम शुरुआत में, लेकिन उसके बाद हम किस में जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो कंपनी होती है, कंपनी मतलब जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, वातावरण होते हैं, उसका प्रभाव पड़ने लगता है। अगर कोई अच्छा दोस्त ये कहे कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे गलत है और यहाँ पे सही हैं, तो हमारे भी अंदर भी वो आता है कि यार वो अच्छा, मतलब वो गलत को गलत और सही को सही बोलता है,
उसके अंदर ये अच्छी खूबी है। तो हमें दूसरा इम्पैक्ट कहाँ से पड़ता है? समाज से और स्कूल कॉलेजेस से, जो हम बाहर जाते हैं उसके बाद, या फिर कोई भी जहाँ पे जैसा वर्किंग हो गया आने वाले समय में, तो वहाँ पे कैसा माहौल है? क्या वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, या फिर ऐसी बात की जाती है कि भेदभाव ना वाली बात हो? ठीक है, तो हमारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ ये बातें ना हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अगर परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं तो हम सीख जाएंगे झूठ बोलना। हम कहाँ से रोकें? हमें अपने आप को रोक पाएंगे क्या? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि झूठ बोलना गलत है। और समाज में अगर समाज वाले एक समाज बहिष्कार कर रहा है, मान के चलिए पूरा समाज है इतना, और इसमें हम भी रहते हैं एक, और अगर ये सब वही लोग सेम काम करते हैं और हम नहीं करेंगे इसका, तो ये विरोध करेंगे हमारा और हम इनका विरोध करेंगे। तो हमारे हाथ में नहीं होता है कभी कभी ऐसी बातें, लेकिन समय के साथ साथ बदलाव आ सकता है। एकदम से नहीं आ गया। आप इस समाज से निकल के कुछ ऐसे समाज में चले जाइए जहाँ पे न्यूट्रल हो सब कुछ, जो किसी का विरोध ना करता हो, किसी को बहिष्कार ना करता हो, वैसे समाज में जा सकते हैं आप बदलाव लाने के लिए। समझ पाए? अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमारे हाथ में होती है, जैसे कि कुछ चीज़ें ना हम अपने 5 सेंसेस से सीखते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे 5 सेंसेस? आई, ईयर और नोज, टंग और स्किन हमारी, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। देखिए, जैसा हम देखेंगे वैसा ही दूसरों के बारे में सोचेंगे, और जैसा सुनेंगे और वैसे ही हमारे कानों को आदत पड़ जाएगी वैसा ही सुनने की। अगर हम अच्छाइयाँ सुनते हैं तो अच्छाइयाँ सुनने की आदत पड़ेगी। अगर किसी दिन बाई चांस किसी ने बुराई कर दी तो भैया होगा तुम तो बदल गए पहले से। शुरुआत में होता है ना कि जब काफ़ी बार कर दी मैंने ये वाली बात, लेकिन शुरुआत में सब उसकी बातें अच्छी लगती हैं सबको, कि वही है जो हमारा जो अच्छी बातें करता है, सिर्फ वो बात करता रहे 24-24 घंटे फ़ोन मिला के। और जब कुछ समय बाद मैच्योरिटी आ जाती है, अगर कमियाँ बताने लगे उसमें, तुम तो बदल गए भैया, पहले ऐसे नहीं रहे आप। होता है ना ऐसा, समझेंगे आप कुछ समय बाद। चलिए, तो हम ईयर और आँख से जैसा देखेंगे वैसा दूसरों के बारे में सोचेंगे। ये ऑब्जर्व वाले, अगर हम एक अच्छी चीज़ देखेंगे तो दूसरों के बारे में वैसा ही सोचेंगे हम। ईयर, जैसा सुनेंगे वैसे कानों को सुनने की आदत पड़ेगी वैसा ही। उसके बाद नोज़, इससे हम सीखते हैं, मतलब कि हम जैसा चीज़ें खाने के उस मामले में हम सूंघते हैं जैसा कि। अब आप कहेंगे सर इनका मतलब हमारे व्यक्तित्व विकास से क्यों नहीं है? अभी आप लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप खुद ही कि क्यों नहीं है इसका। टंग, जैसा कि हम जीभ पे चखेंगे वैसा ही हमें स्वाद आना शुरू हो जाएगा, हम वैसा ही खाना चाहेंगे। अगर जिस दिन हमें कड़वा मिल गया तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें आदत हमें अच्छा खाने की है। स्किन, जैसा हम टच करेंगे। अब देखिए, ये सब चीज़ों से क्या हम महसूस नहीं करते हैं अपने आप को? अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप? हम अंदर ऑब्जर्व करते हैं इन सबको अपने। अगर हम आंखों से देखें तो अपने अंदर ऑब्जर्व होगा ना वो, आंखों से कानों से सुने तो अपने अंदर ऑब्जर्व होगा वो, जीभ से चखेंगे, स्किन से टच करेंगे, नाक से सूंघेंगे तो अपने अंदर ऑब्जर्व होगा वो। तो जैसा हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि जैसा ऑब्जर्वेशन होगा, जैसा ऑब्जर्वेशन होगा वैसे ही हम बनेंगे। अच्छा ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे बनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। अब कुछ बातें आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। वैसे मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या करें, क्या क्या हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम इसको कीवर्ड में लिख लें कि व्हाट टू डू, पहला होगा कि हमें वातावरण सुधारना पड़ेगा, अपने अच्छे वातावरण में जाना पड़ेगा। देखिए, अच्छे शरीर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण भी ज़रूरी है। ठीक है, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ क्योंकि लग रहा है कि आपके चेहरों से ना अब उबासी आने लगी है। चलिए, तो हमें अच्छा वातावरण होना चाहिए। क्या है ना, हमारे मस्तिष्क को ना नए नए चेहरे देखने की आदत हो गई है। एक से बोर हो गए, ठीक है दूसरा हो गई अब। चलिए, तो हमारा अच्छा वातावरण होगा,
दूसरा क्या होगा कि अपने ईगो को हटाना पड़ेगा, हमें ईगो को हटाना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। अगर मैं आप मेरी कमी बता रहे हैं तो मुझे समझना पड़ेगा कि वो कमी क्यों बता रहा है। ईगो नहीं कि ना मेरे अंदर तो कमी नहीं है, मैं हूँ सर्वे सर्वा। हाँ, कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, ऐसा नहीं लगना है, क्योंकि है नहीं है ना, हम है नहीं है। तो ईगो को हटाना पड़ेगा, अपने को ईगो को रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं ऐसे एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ईगो को रिड्यूस करना पड़ेगा और एक्सेप्टेंस हाई करनी पड़ेगी कि ठीक है हमारी गलती है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, मैं अपने सुधार करूँगा इसमें। सबसे पहले व्यक्तित्व निखार की बातें होती हैं यही कि अपना वातावरण सुधारें और ईगो को रखे आए उसको तो वैक्सीन लगवा लो उसकी तो, कि ख़त्म ही हो जाए हमारा ईगो, कि अब दोबारा आए ना ईगो। और एक्सेप्टेंस, अगर मैं भी गलती करता हूँ तो सर बताइए कि सर आपने ये गलती करी, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कीजिए मुझे, बस बात का वहीं पे ख़त्म। उसके बाद आती है कि अपने साथ विवेक के साथ काम करना है हमें, अच्छे और बुरे का ज्ञान भी हो। आपको हर एक कोई मूर्ख ना बना दे, आपको हर एक कोई मूर्ख ना बना दे। देखिए, एक सीधापन और एक मूर्खता में फ़र्क होता है। हमें सिंपल रहना है, मूर्ख नहीं बनना है, हमें सिंपल बनना है। तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस बात को, क्योंकि समझ गए हैं आप लोग कि हमें सिंपल तो रहना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। तो इसमें क्या है ना, हमें विवेक के साथ काम करना पड़ेगा अपने। विवेक का मतलब सही ना, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है, इतना हमें ज्ञान होना चाहिए ज़रूर, विवेक का ज्ञान हो। अगला लास्ट रहेगा कि हमें, लास्ट है बस ये कि विवेक के साथ साथ ना हमें, जैसे मान के चलिए किसी ऐसी पर्सनैलिटी से हम अफेक्ट हैं, उसको ना कॉपी नहीं करना है। सबसे पहली बात, कॉपी नहीं करना है। तो उसको, तो सर क्या करना है फिर? मान के चलिए मुझे आपकी एक अच्छी बात लगती है कि सर आप मुझे बार बार ये बताते हैं कि सर आप ना गलत रास्ते पर जा रहे हैं, दिल्ली जाने का ये रास्ता नहीं है। तो आपका हेल्पिंग नेचर है एक, मैं जानता नहीं हूँ आपको, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि आप इस रास्ते से मत जाइए, ये गलत रास्ता है, आप लंबा समय लगेगा इसमें, या फिर इस रास्ते से जाम मिलेगा। आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानते नहीं, लेकिन आपका हेल्पिंग नेचर है, तो आपकी अच्छी आदत है ना ये, आप ग्रहण कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, लेकिन इसको कॉपी का मतलब कि कॉपी की ओर पेस्ट नहीं मारना है, उसको ग्रहण कीजिए, अपनी आदत में लाइए उसको। एक दिन के लिए सिर्फ कॉपी करना होता है, कॉपी पेस्ट सिर्फ एक दिन के लिए होगा वो, लेकिन ग्रहण करेंगे तो आगे समय तक काम करेगा। तो उसको कॉपी नहीं करना है, ग्रहण करना है, मतलब उसको अपनी डे टू डे लाइफ में लाना है हर एक चीज़ों। अब देखिए, मैं अपनी बातों को बस यहीं ख़त्म करूँगा। आप ऐसी व्यक्तित्व बनिए जिससे लोग इम्पैक्ट हों, इम्प्रेस ना हो। देखिए, इम्प्रेशन एक समय के लिए रहता है, सिर्फ अच्छा दिखने से, अच्छे कपड़े पहनने से इम्प्रेशन एक समय के लिए रहता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो जो दिख रहा है बुरा, वो कभी बुरा दिखेगा भी। और जिसने जो आज अच्छे कपड़े पहने हैं, वो कभी ना कभी ऐसी स्थिति में होगा कि वो गंदे कपड़े भी पहने, ख़राब कपड़े भी पहने, तो इम्प्रेशन ख़त्म वहीं। तो हमें उससे इम्प्रेस नहीं होना, इम्पैक्ट होना है कि उसकी बातों में क्या दम है। तो आपको इम्पैक्ट होना है, मुझे भी इम्पैक्ट होना है उससे, इम्प्रेशन बिल्कुल नहीं होना है। अब ना, जैसे मान के चलिए फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कीवर्ड होता है, लेकिन आपकी नज़रों से हम, या फिर मेरी नज़रों से कोई बता सकता है व्यक्ति कि ये व्यक्ति कैसा है, सेंसेस से बता सकता है कि अगर मेरी नज़रें ऐसी होंगी कि मैं सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से देख रहा हूँ, तो पर्सनालिटी पता लग जाएगी कि वो इस तरीके की पर्सनालिटी, वो नेगेटिव पर्सनालिटी है। ठीक है जी, करें ख़त्म अब।